Hello dear students, good evening to all of you. आप लोग बताइए मेरे साथ सीखना आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, राइट। और जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको याद भी रहता होगा, आप सीखते भी होंगे मेरे साथ। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ। ये टॉपिक सी-टेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु टारगेट करेगा ये सुपर टेट और एमपी टेट को भी, राइट। आपने इस विषय को, इस टॉपिक को सुना हुआ होगा, पिछड़ा बालक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पिछड़ा बालक। एक ऐसा शब्द जिसे पिछड़ना कहते हैं बहुत भ्रामक है, खासतौर से एजुकेशन के फील्ड में। अगर हम इसका सही से मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो सोच लीजिए इससे जुड़े हुए किसी सवाल का आंसर कर पाना हमारे लिए आम बात नहीं होगा। बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में अगर बात की जाए तो आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, बैकवर्ड है, पिछड़ा है। किसी एरिया के बारे में भी आपने अगर ये बात कही होगी तो भी आपको पता चलता होगा। अक्सर कोई एरिया गांव शहर के बीच में जब कंपेयर किया जाता तब आप कहते हैं शहर एडवांस है और वो गांव बहुत पिछड़ा है। तो पिछड़े का सामान्य अर्थ अगर पूछा जाए कि जितनी प्रगति उसको करनी चाहिए थी उतनी कर नहीं पाया है और वो पिछड़ गया, राइट। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है पिछड़ा बालक, एक एक पॉइंट को। पिछड़ापन विद्यार्थियों में एक अति जटिल समस्या है। यहां से भी सवाल है कि पिछड़ापन विद्यार्थियों में कैसी समस्या है, जटिल समस्या है। इस समस्या को अधिकांश अध्यापक हल करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज की डेट में सच पूछा जाए तो बेसिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको दूर करने के लिए ही अध्यापकों के लिए एक कार्य योजना के तहत 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की हैं, जिनमें एक पहली पुस्तिका आपकी आती है ध्यान आकर्षण। और ध्यान आकर्षण मॉड्यूल आज की डेट का सबसे ज्वलंत मॉड्यूल है। उम्मीद है इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। और ये ऐसी एक बुक है जो आपके पेडागोजिकल संबंधित बहुत सारे टर्म्स को भी क्लियर करेगी, राइट। उस मॉड्यूल में सबसे प्रमुख भूमिका में ये बात कही गई है कि कक्षा में आने वाली एक समस्या जिसमें सभी बच्चे एक समान नहीं रिस्पॉन्स कर पाते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। सामान्य अर्थों में अगर बात करूं तो आप देखते होंगे किसी प्राइमरी स्कूल्स में अगर टीचर से बात की जाए कि इन बच्चों के बारे में आपका क्या विचार है, तो सबसे पहला और आसान सपाट सा उनका जवाब होता है इन बच्चों को कुछ आता नहीं है। तब कुछ आता नहीं इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। बच्चे कह भी देते हैं कि सर आप सिखाए नहीं, तो टीचर भी कह देता तुमको आता नहीं है, तुम बहुत पिछड़े हुए हो, राइट। तो बेसिक स्कूल्स मोस्टली पब्लिक स्कूल से पिछड़े हुए माने जा रहे हैं। तो इन गैपिंग्स को दूर करने के लिए, लर्निंग गैप को दूर करने के लिए, मैंने बोला एक हस्त पुस्तिका 3 है वैसे, लेकिन एक मुख्य रूप से है आपकी ध्यान आकर्षण। रिमीडियल टीचिंग के नाम से है ये, और ये इस लॉकडाउन में बेसिक अध्यापकों के हाथ में थमाई गई है। उससे उम्मीद की जा रही है कि वो लर्निंग गैप कम होगा। ये यहीं से पॉइंट लिया गया है, ठीक है। तो पिछड़ेपन की समस्या को अधिकांश अध्यापक हल करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे यह कहकर समस्या का अंत कर देते हैं कि बालक को कुछ आता नहीं है, राइट। अगला पॉइंट है, यह बात सत्य है कि पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यह बात सत्य है कि पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है, मंदबुद्धिता हो सकती है। तो पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण मंदबुद्धिता हो सकती है, किंतु सभी पिछड़े बालकों की विशेषता मंदबुद्धि है, यह समझना बहुत गलत और भ्रामक है। सभी बच्चों के पिछड़ने के पीछे ये कह देना कि वो सारे बच्चे मंदबुद्धि हैं,
ये बहुत गलत और बहुत भ्रामक बिंदु है, राइट। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले पेज पर। पिछड़ेपन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सिरिल वर्ट के द्वारा किया गया। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे इस नाम को, सिरिल वर्ट, राइट। सिरिल वर्ट हैं एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने खास तौर से कार्य किया है पिछड़े बालक पर, पिछड़ेपन पर, बालकों के पिछड़ेपन पर। इनका पूरा नाम सर सिरिल लोदिक वर्ट था। पूरा नाम क्या था? सर सिरिल लोदिक वर्ट। लेकिन मोस्टली ये वर्ट के नाम से या फिर सिरिल वर्ट के नाम से ही पूछे गए, जितनी बार पूछे गए अब तक। टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, चाहे जिसमें जाइए आप, राइट। ये मोस्टली वर्ट अथवा सिरिल वर्ट के नाम से ही पूछे गए हैं। वर्ट एक अंग्रेज शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, यूके के निवासी थे, यानी लंदन के रहने वाले थे। अब आप सोचिए, लंदन जैसी स्थिति में भी बालकों में पिछड़ापन है, तो यहां हमारे यहां तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब एक सामान्य सा प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है। कितनी बार यह सवाल रिपीट किया गया। खासतौर से आपके ट्रेनिंग स्कूल्स की जो किताबें हैं उसमें यहां पर शैक्षिक उपलब्धि के स्थान पर बुद्धि उपलब्धि का वर्णन करके दे रहे हैं, तो यह भी एक भ्रम है। जबकि बुद्धि उपलब्धि से संबंधित शब्द नहीं है, ये शैक्षिक उपलब्धि से रिलेटेड है। तो सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन ए 120 से अधिक, ऑप्शन बी 85 से कम, ऑप्शन सी 120 से कम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप इसको समझ पाएंगे, शैक्षिक उपलब्धि की बात चल रही है और पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि की बात चल रही है, तो यहां बी राइट हो जाएगा आपका, 85 से कम। 2 पॉइंट याद रखना, अगर पूछा जाता है कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कितनी बताई है सिरिल वर्ट ने, तो लेस देन 85 बताई है। और अगर पूछा जाता है कि सामान्य बालकों की, यहां पर ये याद रखना, अगर पूछा जाता है कि सामान्य बालक की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है, तब ये हो जाएगी आपकी 85 से 115, राइट। ये किसकी बात चल रही है? बुद्धि उपलब्धि की नहीं, शैक्षिक उपलब्धि की बात चल रही है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके। अगर पूछा जाता है कि शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ा बालक कौन सा है, तो वो बालक जिसकी शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम है, राइट। और 85 से 115 शैक्षिक उपलब्धि वाले बालक किस कैटेगरी में आते हैं? सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब यहीं अगर पूछा जाता कि सामान्य बालकों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती, तब आपका आंसर होगा 90 से 110। 2 सवाल जो बहुत कंफ्यूजिंग है। सामान्य बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है? 85 से 115, और सामान्य बालकों की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? 90 से 110। दोनों पॉइंट क्लियर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। वर्ट को आईक्यू की आनुवांशिकता पर अध्ययन के लिए जाना जाता है। आईक्यू का अध्ययन किया इन्होंने कि आनुवांशिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित इनका अध्ययन है, और इसी अध्ययन की वजह से ये पॉपुलर हुए हैं सिरिल वर्ट। वर्ट की 2 परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूली जीवन में अपनी आयु के समकक्ष से निचली कक्षा के कार्यों को करने में असमर्थ है। सिंपल समझिए आप इसको। यानी अगर हम कहें कि 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है, राइट। दोनों की उम्र 10 वर्ष है। अब 10 वर्ष के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो किस कक्षा में उन्हें जाना चाहिए? कक्षा 5 में। लेकिन ए कक्षा 5 का कार्य कर पाता है और बी कक्षा 5 का तो छोड़ो, कक्षा 4 का भी कार्य नहीं कर पाता है। सिरिल वर्ट के अनुसार वो किस श्रेणी में है? वो पिछड़ा बालक है, जो अपने स्कूली जीवन में अपनी आयु के समकक्षों से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। वो कौन सा बालक है? वो पिछड़ा बालक है। वर्ट का ही दूसरा स्टेटमेंट है,
एक बालक जिसकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम है, अभी अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा था 85 से कम है, पिछड़ा बालक कहलाता है। सामान्य अर्थों में अगर पूछा जाता है तो आप 85 चुनेंगे, और अगर परिभाषा में पूछेंगे तो आप देखेंगे वो सभी बालक जो अपनी आयु के समकक्षों से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। राइट। तो आई होप यहां तक ये क्लियर हुआ होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सिरिल बर्ट रहने वाले कहां के थे? लंदन के थे। तो लंदन में पिछड़ेपन के संबंध में जो परीक्षाएं आयोजित की गईं, उनका एक निष्कर्ष यह भी था कि पिछड़े बालक शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक मात्रा में होते हैं। स्पष्ट अंतर दिया गया, पिछड़े बालक शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक मात्रा में होते हैं। इस पर अगर सामान्य सी बात की जाए तो एक पैरेलल एग्जांपल लीजिए। मेरे ख्याल से दो भाई हैं, एक शहर में रहता है और एक गांव में रहता है। तो जब उन दोनों के बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे शहर वाले भाई के बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं और गांव वाले भाई के बच्चे थोड़े कम एडवांस होते हैं। तो शहर वाले बच्चे गांव वाले बच्चों से अक्सर कहते हैं तुम तो पिछड़े हुए बालक हो, राइट, तुम बैकवर्ड चाइल्ड हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वे मंदबुद्धि हैं। ठीक है। अब अलग अलग एरिया वाइज अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे, सपोज करो कि शहर में किसी फंक्शन के समय गांव वाले बच्चों को बुलाया गया और शहर के जो बच्चे थे उन बच्चों ने जब उनसे कहा कि एटीएम से पैसे निकालिए, लिफ्ट में कैसे चलते हैं, तो उस गांव वाले बच्चे को नहीं आया, तो मैं भी उसने शाम को कहा वो हो कितने बैकवर्ड हो। तो ऐसी स्थिति एक बार अपोजिट करके देख लीजिए। वो गांव वाले बच्चों ने शहर वाले बच्चों को अपने यहाँ बुला लिया और कुछ दिनों के लिए उनसे कहा कि हमारे यहाँ आ जाइए, और गांव में जो होने वाले कार्य थे वो करवा दिए शहर वाले बच्चों से, तो उनको वो नहीं आ रहे थे। तो गांव वाले बच्चे भी बोले वो हो तुमको ये भी नहीं आता है, इसका मतलब तुम कितने पिछड़े हो। तो ये अलग अलग परिभाषा है पिछड़ने की, और यही परिभाषा, यही एग्जाम्पल आपका इंग्लैंड में लंदन में दिया गया, जहां पर बताया गया कि शहरों की अपेक्षा गांव में अधिक मात्रा में पिछड़ापन पाया जाता है। कोई तो कारण होता होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। पिछड़ेपन का आधार शैक्षिक लब्धि को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिछड़ेपन का आधार किसे माना जाता है? पिछड़ेपन का आधार शैक्षिक लब्धि को माना जाता है। अब शैक्षिक लब्धि का फार्मूला है शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है। इसी फार्मूले के रूप में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो किसी दूसरे टर्म में भी इसे पूछ सकते हैं। EQ बराबर EA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, इस फार्मूले से भी इसे पूछा गया है। यहां पर देखेंगे EQ क्या है। EQ आपकी एजुकेशनल क्वोशिएंट है, यानी शैक्षिक लब्धि है। EA आपकी एजुकेशनल एज है, शैक्षिक आयु है। और CA क्या है? आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल शारीरिक आयु, और शारीरिक आयु ही वास्तविक आयु होती है। तो कभी कभी यहां पर CA की जगह RA लग जाता है, रियल एज, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, CA अथवा RA। तो फार्मूला आप याद रखेंगे, और मे भी इस फार्मूले से संबंधित कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। मैं ऑफलाइन क्लास में मोस्टली एक सवाल पूछता रहता हूं, तो आपको यहां पर भी एक सवाल मैंने दिया है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है जबकि शैक्षिक आयु 10 वर्ष है, शैक्षिक लब्धि क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हमने देखा है अभी। अब अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। वैसे तो ये आपको ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, राइट, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो समझिए आप, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका EQ बराबर EA अपॉन CA, ये आपका फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई 100। अब इस पे आपको रखना है यहां पर और इसे सॉल्व कर देना है, राइट। अब आप देखेंगे इसमें आइडेंटिटी करिएगा। EQ क्या है? आपकी एजुकेशनल एज है, शैक्षिक उम्र। तो बच्चे की शैक्षिक उम्र कितनी है? शैक्षिक उम्र है आपकी बच्चे की 10 वर्ष है, तो 10, राइट। और
12 वर्ष है तो बटे 12 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, और इस आधार पर जो निकलेगा उसे आप निकाल लीजिएगा यहां पर, राइट। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आना चाहिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। इसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए पिछड़ेपन के प्रकार की बात करते हैं। अब अगर बात की जाती है कि पिछड़ेपन के कितने प्रकार होते हैं, तो पिछड़ेपन के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए हैं सिल्वर्ट ने। पहला है आपका सामान्य पिछड़ापन और दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन। अगर हम सामान्य पिछड़ेपन की बात करेंगे तो सामान्य पिछड़ेपन में किसे शामिल किया गया? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में पिछड़ना। अब ये बड़ी बात है कि अगर एक बच्चा क्लास में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में पीछे है तो सिंपल सी बात है, ये पिछड़ापन कैसा है? ये सामान्य पिछड़ापन है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सारे विषय नहीं आ रहे, सारे विषय में वो पिछड़ा हुआ है, तो ये पिछड़ापन किस श्रेणी में है? ये सामान्य पिछड़ेपन में आएगा, राइट। और विशिष्ट पिछड़ापन क्या होता? विशिष्ट पिछड़ापन किसी विषय विशेष में पिछड़ना। आप देखेंगे इसमें क्या होता कि एक बच्चा ऐसा होता जिसको कुछ एक विषय ऐसे होते जिनमें उसको कुछ नहीं आता है, तो उस विषय में उसका पिछड़ापन होता है, और ये कैटेगरी क्या हो जाती है? आपकी विशिष्ट पिछड़ेपन की कैटेगरी हो जाती है। तो याद रखेंगे पिछड़ेपन के कितने प्रकार होते हैं? पिछड़ेपन के 2 प्रकार हैं, एक सामान्य पिछड़ापन है और एक विशिष्ट पिछड़ापन है। तो सामान्य पिछड़ापन में क्या होता? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय में पिछड़ना क्या कहलाता है? सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। और किसी विषय विशेष में पिछड़ना क्या होता है? आपका विशिष्ट पिछड़ापन होता है। और एक बात और याद रखना कि पिछड़े बालकों की कैटेगरी भी आपकी विशिष्ट बालकों की होती है, राइट। विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है पिछड़े बालकों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहां पर प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक पिछड़ेपन का अभिप्राय है। ऑप्शन ए शिक्षा की न्यून मात्रा, न्यून माने कम। बी कह रहा है आपका शिक्षा का अभाव, और सी कह रहा आधुनिक विचारों तथा कार्यशैली का अभाव, और डी कह रहा इनमें से सभी या किसी एक की उपस्थिति। तो आप राइट आंसर दीजिए। लेक्चर से संबंधित ही है, इसे समझने की कोशिश करें। शैक्षिक पिछड़ेपन का अभिप्राय, अगर सेंस पूछ लिया जाता कि क्या अभिप्राय होता शैक्षिक पिछड़ेपन का, तो शिक्षा की न्यून मात्रा मतलब कम सीखा हुआ उसका, फिर कह रहा शिक्षा का अभाव, कमी, फिर कह रहा आधुनिक विचारों तथा कार्यशैली का अभाव, जो आधुनिक है वो नहीं उसे आता है। डी कह रहा इनमें से सभी या किसी एक की उपस्थिति। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इनमें से किसी एक की उपस्थिति या फिर सारे हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? शैक्षिक पिछड़ापन हो जाएगा। अब पिछड़ेपन के भी कई सारे कैटेगरी डाले गए, सामाजिक पिछड़ना, शैक्षिक पिछड़ा, आर्थिक पिछड़ना, राइट। लेकिन मूल कारण एक ही है, शैक्षिक पिछड़ापन ही बाकी सभी पिछड़ेपन का कारण होता है। अगर एक बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो तय है वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ ही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। अब पिछड़ेपन के कारण अक्सर पूछे जाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो यहां देखेंगे पहला कह रहा है आपसे कि शारीरिक कारण हो सकता है, दूसरा कह रहा मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, तीसरा कह रहा सांस्कृतिक अथवा सामाजिक कारण हो सकता है, और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो अगर आंसर की दृष्टि से देखेंगे तो डी आपका सही है, लेकिन अगर ये 1 बाई 1 समझने की कोशिश करेंगे तो फिर शारीरिक को समझने की कोशिश करो। शारीरिक, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण शारीरिक है। अब समझिए अगर शारीरिक रूप से एक बच्चा किसी रूप में किसी अंग से भिन्न है, दिव्यांग है, तो आपको पता वो सामान्य बालक से पिछड़ जाएगा, श्योर है, 100% है ये, राइट। मनोवैज्ञानिक में कहा जाए तो पारिवारिक रूप से दबाव या फिर जेंडर वाइज वाला सवाल, महिलाओं या लड़कियों को बार बार ये कहना कि तुमको नहीं आता है, तुमको नहीं आता, तुमको नहीं आता, तुमको नहीं करना,
तब आप सोचिए, वो बच्चा क्लासरूम में ये चीज जरूर जान जाता है कि मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए और मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इस टाइप का भी कारण होता पिछड़ने का, इसे मनोवैज्ञानिक श्रेणी में डाला जाता है, राइट। बुद्धि के चैप्टर में या फिर बुद्धि के किसी क्वेश्चन पर मैंने ये बात जरूर कही होगी कि रॉस का एक कथन है, बुद्धि लिंग भेद करती है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरुषों में बुद्धि की मात्रा महिलाओं से अधिक होती है, जबकि आधुनिक रिसर्च ये बात बिल्कुल गलत साबित करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि लिंग भेद करती है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, लेकिन समाज लिंग भेद करता है, इसलिए आप देखेंगे सीखने में अंतर होता है। ठीक है, तो ये कारण आपका मनोवैज्ञानिक है। सी कह रहा सांस्कृतिक व सामाजिक। अब संस्कृति, किसी पर्टिकुलर समुदाय की संस्कृति पिछड़ी हुई है, राइट, समाज पिछड़ा हुआ है, तो बच्चों में पिछड़ापन ऑटोमेटिक आएगा, और ये सारे कारण किसके हैं, ये बालकों के पिछड़ाने के हैं। तो अगर पूछा जाता है कि पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होते हैं, तो ये सभी कारण पिछड़ाने के हैं, बालकों के पिछड़ेपन के कारण होंगे, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे क्लियर करना था, मैंने करा। इसके साथ कई सारे बच्चों के सवाल भी मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे, मैं एक एक करके उनका जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कई सारे बच्चे एक ही सवाल कई बार भेजते, तो मैंने सोचा किस किस को मैसेज करूंगा, इसलिए मैंने उसको भी इस लेक्चर में शामिल कर दिया है। सवाल आपके ये सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं है, आप स्टूडेंट से सवाल हैं। अब हो सकता आपको पता होगा, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो पता होगा किसने कौन कौन से सवाल पूछे थे। मैं इंडिविजुअल किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कई सारे बच्चों के यही सवाल आए हुए हैं, तो मैं उन सवालों को एक एक करके आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने इस वीडियो में 10 सवालों को शामिल किया है। आपके सवाल हैं, वो मेरे नहीं है, एग्जाम के हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके वो सभी सवालों का डिस्कशन करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से एक बार में ही बहुत सारे बच्चे उन सवालों को समझ जाएंगे। तो प्लीज जब आप समझ जाओ तो उन सवालों को मुझे बार बार मैसेज मत करना, ठीक है। तो इस सेशन का नाम है सवाल आपके। चलिए देखते हैं सवाल आपके सेशन में पहला सवाल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आपको याद आया होगा ये सवाल किसने किसने पूछा। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन है। अब चलिए सिंपल सी बात, अभी मैंने बीच लेक्चर में एक बात कही थी आपसे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के द्वारा, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिका आपकी आती है ध्यानाकर्षण। उस किताब में ये सेंटेंस दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है, और यही सवाल भी है, राइट। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ऑप्शन सी RTE 2009 का, ऑप्शन डी NCF 2005 का। तो सच पूछा जाए ये कथन है कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग 1964, 64, 66, राइट। और इसके बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो कोठारी आयोग का ये कथन है, जिसमें कहा गया है कि भारत के भविष्य का निर्माण, भारत के भाग्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसी को बदल बदल कर पूछते हैं। अब कक्षाएं समझ पाते हो आप, क्लासरूम्स, लेकिन क्लासरूम्स में शायद इस कथन को, इस स्टेटमेंट को पढ़कर डे नाइट डिफरेंट आपको लगेगा, डिफरेंस लगेंगे कि कक्षाओं में तो वाकई में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार इसी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि उस लक्ष्य को पाया जा सके जो सच में बच्चों की एजुकेशन के लिए लिखा गया है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, उसी के तहत RTE को बनाया गया है। तो ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, कोठारी आयोग का है ये कथन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया, देखिए, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्य रूप से किसके लिए है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एग्जाम के लिए। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्य रूप से किसके लिए है। ऑप्शन ए कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए, ऑप्शन बी आयु में बड़े छात्रों के लिए, ऑप्शन सी
कक्षा अनुरूप संप्राप्ति ना कर पाने वाले छात्रों के लिए, आउट ऑफ स्कूल छात्रों के लिए। आप आंसर करें। ऑप्शन ए कम अंक पाने वाले, तो जब आपने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं तो आप इसका आंसर धोखे से भले दे सके, तो कोई नहीं, मैं एक दिन समय निकालकर ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का पूरा लेक्चर आपको समझाऊंगा कि उसमें से कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो। फिलहाल आप ये सवाल समझेंगे तो यहां पर आपका सी राइट ऑप्शन होगा। राइट, कौन सा सही हो जाएगा? सी, कक्षा अनुरूप संप्राप्ति न कर पाने वाले छात्रों के लिए, इसका मतलब पिछड़े बालकों के लिए। आप पीछे पढ़कर आए हो, इसलिए मैंने इस सवाल को इस लेक्चर में शामिल किया है। यानी वो बच्चे जिन बच्चों को सामान्यतः क्लास में पिछड़ा बालक कहा जाता है, उन सब के लिए कौन सा मॉड्यूल विकसित किया गया है? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। क्लियर हुआ? कक्षा अनुरूप, कक्षा के अकॉर्डिंग संप्राप्ति ना कर पाने वाले, जो पढ़ाया जा रहा है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो पिछड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय होता है, यह सवाल भी आपका पूछा हुआ सवाल है। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय होता है सत्र आरंभ में, सत्रांत, सत्र परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा। ये सवाल आपने पहली बार सुने होंगे, इसलिए आप इनके आंसर शायद नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो कोशिश करिए, एक बार जरूर कोशिश करिए सोच कर करने की। लर्निंग गैप, लर्निंग गैप यही है कि जो सिखाया जा रहा बच्चा उसे सीख नहीं पा रहा, वो क्या है? आपका लर्निंग गैप है। कुछ बच्चे सीख लेते, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते क्लासरूम में, तो ये क्या है? ये उनकी लर्निंग गैप है। और इसका पता लगाने का राइट टाइम क्या होता है? सत्र आरंभ, सत्रांत, सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। वेरी गुड, ए इज राइट ऑप्शन। सत्र आरंभ में इस चीज का पता शिक्षक को सत्र आरंभ में ही लगाना है, सत्र शुरू, सेशन शुरुआत में ही लगाना है, ताकि वो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 तकनीक दी गई हैं, 18 टेक्निक्स दी गई हैं बच्चों को, बच्चों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। राइट, बच्चों में लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए 18 तकनीक बताई गई हैं, तो सत्र आरंभ में इसका पता लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वास्तविक अधिगम स्तर अगर कक्षा अनुरूप ना हो तो यह कहलाएगा, यानी जितना पढ़ाया जा रहा है अगर उतना नहीं बच्चे सीख पा रहे तो यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए संवाद गैप, ऑप्शन बी अधिगम स्तर, ऑप्शन सी सीखने के प्रतिफल, ऑप्शन डी अधिगम स्तर में अंतर। आंसर करें आप। प्रश्न कह रहा वास्तविक अधिगम स्तर, वास्तविक अधिगम स्तर अगर कक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? संवाद गैप, अधिगम स्तर, सीखने के प्रतिफल, अधिगम स्तर में अंतर। डी इज राइट आंसर। इसी को कहा गया लर्निंग गैप, याद रखिएगा, अधिगम स्तर में अंतर, यही आपका है लर्निंग गैप। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उतना वो सीख नहीं पा रहा, ये क्या है? आपका लर्निंग गैप है। ठीक, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे सवाल आपके ही हैं, नहीं तो आप मुझसे पूछें कैसे सवाल आपने उठा दिए। आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा ये सवाल कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने उन 10 सवालों को चुना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा चंद्रकांता को लगता है किसी ने अपने सम्मोहन में बांध लिया और अब उसे उस व्यक्ति के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, यहां तक कि वह अपने माता पिता की भी विरोधी हो रही है। मनोविज्ञान में सम्मोहन का अर्थ है ऑप्शन ए प्रेम जाल में फंस जाना, ऑप्शन बी झूठ जाल में फंस जाना, ऑप्शन सी दिल के जाल में फंस जाना, ऑप्शन डी माया जाल में फंस जाना। रीट का सवाल है, ये रीट में आया हुआ सवाल है। चंद्रकांता को लगता है किसी ने अपने सम्मोहन में, बाकी तो बकवास है, सम्मोहन को समझने की कोशिश करो। सम्मोहन में बांध लिया। अब सम्मोहन अंग्रेजी का वर्ड हिप्नोटाइज, राइट, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, आपने ये सॉन्ग भी सुना हुआ होगा।
तो इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, मनोविज्ञान में सम्मोहन का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान में सम्मोहन का अर्थ माया जाल में फंस जाना होता है। राइट, क्लियर हुआ, डी इज राइट। आई होप समझ आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है। ऑप्शन ए, छात्रों से प्रश्न करना। ऑप्शन बी, छात्रों की कॉपी जांचना। ऑप्शन सी, छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना। ऑप्शन डी, यह जानना कि वो उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं जो कक्षा में पढ़ाई जा रही, सिखाई जा रही। तो आई होप क्लियर है ये। वंस अगेन, डी इज राइट। कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष यह जानना है कि वे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल एमए की परीक्षा देने जाते समय सीढ़ियों से गिर जाता है एवं दर्द से बचाव हेतु वह एक दर्द निवारक दवा की गोली खा लेता है। इसमें अभिप्रेरक है। बहुत बार पूछा है आप लोगों ने मुझसे ये सवाल। अब सिंपल समझिए आप, दर्द से बचाव, वो घर तो नहीं लौटा, दर्द से बचाव के लिए उसने दर्द निवारक एक गोली खा ली और जा कहां रहा, जा तो रहा एग्जाम देने, अभिप्रेरित है वो, लेकिन अभिप्रेरणा उसने कहां से ली। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी उपलब्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अर्जित है, ये बाहर से ली है उसने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन बी, भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना। ऑप्शन सी, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऑप्शन डी, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। अगर आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे तो आप याद रखिएगा, एनसीएफ के अकॉर्डिंग सी सबसे पहले क्रॉस करो आप, सी गलत है। कंठस्थीकरण एनसीएफ विरोध कर रहा है, रटने पर, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया जाए। राइट, तो सी पहले कट हुआ। अब कह रहा भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानने की बात चल रही है, आलंकारिक, और ये उच्च प्राथमिक की बात चल रही है, यानी 6 to 8 की बात चल रही है। तो आलंकारिक रूप पहचानना 6 और 8 में उचित नहीं है, इसलिए ये भी आपका सही नहीं होगा। कह रहा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना, व्याकरण बिल्कुल सही है, ये आपका ए सही है, डी भी नहीं होगा। साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना, ये आपका माध्यमिक पर जाएगा, और साहित्यिक विधाओं में रचना, ये भी माध्यमिक पर जाएगा। इसलिए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, पहचानने की बात चल रही है आपकी, इसलिए ए आपका राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड ने मन एवं व्यक्तित्व के स्वरूप को माना है। सिगमंड फ्राइड का पूरा लेक्चर है आपका प्लेलिस्ट में, आप इसे देख सकते हो। फ्राइड ने मन एवं व्यक्तित्व के स्वरूप को माना है। पहले तो ये समझिए, मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी, एक चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। और इसी प्रकार व्यक्तित्व भी 3 बताए हैं आपके, सुपर ईगो, ईगो और इड। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा कि मन एवं व्यक्तित्व के स्वरूप को कैसा माना है फ्राइड ने। ऑप्शन ए कह रहा गत्यात्मक, ऑप्शन बी कह रहा स्थिर, ऑप्शन सी कह रहा व्यक्ति की आंतरिक विशेषताएं, डी कह रहा व्यक्ति के बाहरी पक्ष। सिगमंड फ्राइड ने ए को माना है, गत्यात्मक। मन एवं व्यक्ति के स्वरूप गत्यात्मक होते हैं, ये किसका कहना है, ये फ्राइड का कहना है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अभिरुचि गुप्त अवधान होता है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है,
ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परिभाषा पूछी गई आपकी अवधान, 2 बार अवधान शब्द का जहां प्रयोग हुआ है वहीं आप प्रयोग करके लगाइए। बी मैकडूगल राइट होगा आपका। अवधान गुप्त, अभिरुचि गुप्त अवधान होता है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अगर अवधान अवधान 2 बार इस परिभाषा में आ जाए तो परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। इसे टर्म से समझ सकते हो आप, राइट। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर प्रवाह चार्ट अथवा फ्लो चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। यह सवाल मेरे ही लेक्चर में था, अंतःक्रिया विश्लेषण जहां पर पढ़ाया था फ्लेंडर का, उसमें एक टर्म का यूज हुआ है फ्लो चार्ट, प्रवाह चार्ट, राइट। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर ये क्या चीज होती है, इसको भी क्लियर करते एक बार पुनः। प्रवाह चार्ट, हो सकता है आपका कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट हो जाए। हिंदी में इसको प्रवाह चार्ट बोलते हैं, राइट, और इन इंग्लिश इसको फ्लो चार्ट बोला गया है। अब फ्लो चार्ट होता क्या है? इसका अर्थ क्रमदर्शी आरेख अथवा प्रवाह तालिका से लगाया जाता है। बहुत टिपिकल हिंदी में लगाया गया। क्रमदर्शी आरेख है एक ऐसी आकृति जो क्रम से बनी हुई है, उसी को प्रवाह तालिका भी कहते हैं। वस्तुतः यह है कलन विधि। कलन विधि का प्रयोग अब आप देखिए मैथ्स में प्रयोग किया गया, सीटेट में यह सवाल पूछा गया कई बार। तो कलन विधि का चित्रात्मक प्रदर्शन है। अब प्रवाह तालिका, क्रमदर्शी आरेख, फ्लो चार्ट, ये कलन विधि से संबंधित हैं और इसका मोस्टली प्रयोग, इसमें होता क्या, इसमें विभिन्न रेखाओं एवं आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के निर्देशों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आप देखेंगे विभिन्न रेखाएं और आकृतियां, ये किससे संबंधित है? रेखा और आकृति गणित से संबंधित है। तो ये अलग से सवाल बनता है कि कलन विधि किससे संबंधित है? गणित से संबंधित होगी, राइट। और ये जुड़ी हुई किससे है? ये आपके प्रवाह चार्ट से जुड़ी है। तो अगर आपको कहीं डाउट हो इस पॉइंट पर तो एक बार पुनः आप अंतःक्रिया विश्लेषण पढ़ सकते हो फ्लेंडर का, उसमें जाकर ये चीज और क्लियर हो जाएगी। चलिए आज के लेक्चर का एक और महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोगों ने गूगल क्लास पर जो पहला टेस्ट पेपर दिया था आपने 10 मार्क्स का, उसका सलूशन भी मैं यहां पर दे रहा हूं आपको। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। आपने किए तो हैं, अच्छे स्कोर भी आए बच्चों के, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए थे कैसे करना है। तो मैं उन 10 सवालों का भी क्लासिफिकेशन यहां दे रहा हूं। आपको और आसान हो जाएगा, अपने आंसर मैच कर सकते हो आप, और एक कॉन्सेप्ट भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते गूगल टेस्ट पेपर 1 का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। इन लर्निंग प्रोसेस क्या पूछा जा रहा, मोटिवेशन कैसे काम करती है? ऑप्शन ए कह रहा विषय वस्तु का एक नया अर्थ बताने में, बी कह रहा सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने तक, सी कह रहा व्यवहार को एक निश्चित दिशा देने का, डी कह रहा मूल प्रवृत्तियों के शोधन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा से रिलेटेड बात चल रही है और आपका परफेक्ट आंसर केवल और केवल कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। व्यवहार को एक निश्चित दिशा देने का कार्य कर रही है अधिगम में, और यही वजह है कि स्किनर की सबसे अच्छी परिभाषा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। आपको याद होगा ये, ठीक है, क्लियर हुआ। विषय वस्तु का एक नया अर्थ बताने में ये संभव नहीं है। बी कह रहा था सिर्फ पुरस्कार, गलत हो गया आपका, इसलिए बोलते सिर्फ, केवल, ऐसे सारे शब्द नेगेटिव होते हैं। और मूल प्रवृत्तियों का शोधन, यहां इसका कोई मतलब नहीं है अभिप्रेरणा से, दैट्स व्हाई सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक
61 छात्रों पर, 61 छात्रों पर कितने शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है? आरटी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन ए कह रहा आपका 5 शिक्षक, ऑप्शन बी कह रहा 4 शिक्षक, सी कह रहा 3 शिक्षक, डी कह रहा 2 शिक्षक। आपको रेशियो को लेकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। आरटी 2009 में अगर सिंपल सी बात की जा रही है तो आप समझेंगे कक्षा 1 से 5 तक, यही यहां पर भी पूछा जा रहा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का पूछा जा रहा। तो कक्षा 1 से 5 तक 30 बच्चों पर कितने टीचर हैं? 1 टीचर है, याद रखना आप। इसे बोलते हैं 30:1। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां कितने बच्चे हैं? 61 है, तो 61 इसका मतलब 30 फिर से हुआ और फिर से 1 टीचर हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना 1 बच्चा हो, फिर भी आपका 1 टीचर ही जाएगा। तो ओवरऑल टीचर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि अगर 1 बच्चा एक्स्ट्रा है तो हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। जी नहीं, प्रावधान है आरटीए में कि 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, तो 60 बच्चों पर 2 हो गए, और 61 जो 61वां है वो अलग कैटेगरी में जा रहा है रेशियो वाइज, इसलिए 3 अध्यापकों की जरूरत है। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आप सबको याद होगा, कोहल वर्ग से रिलेटेड था। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत है। सच में इस वाले क्वेश्चन का आंसर गूगल टेस्ट पर गलत टाइप हो गया था। कोई नहीं, इस बार इसे सीख लेंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की चर्चा की गई है? वेरी गुड, बहुत आसान है, आप लोगों ने आंसर किया था। कह रहा कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की चर्चा की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, कोहल वर्ग की नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं और 6 स्तर हैं। प्रत्येक अवस्था के 2-2 स्तर हैं। तो पहली अवस्था अगर सच पूछा जाए, प्राक रूढ़गत, दूसरी कौन सी है? रूढ़गत है, और तीसरी कौन सी है? उत्तर रूढ़गत है। अगर हम यहां क्लियर करेंगे तो ये स्टेज कौन सी थी आपकी? 4 से 10 वर्ष थी, और इसमें पहला स्तर आपका आता है दंड उन्मुखता, अवॉइड पनिशमेंट, राइट। दूसरा कौन सा था आपका? सेल्फ सेंटर्ड था। तो ये 2 हो गए आपके प्राक रूढ़गत नैतिकता में। 2 स्तर हुए, कौन कौन से? पहला है अवॉइड पनिशमेंट, और दूसरा कौन सा था? सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रिता। और जो दूसरी स्टेज है आपकी, दूसरी वाली, उसमें आप फिर देखेंगे 2 स्टेज जाएंगे। तो पहला कौन सा था? पहला है आपका उत्तम लड़का उत्तम लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल। इसे उत्तम लड़का उत्तम लड़की के रूप में माना जाता है। स्क्रीन पर पेन सही से काम नहीं कर रहा है। और दूसरा कौन सा था आपका? आदेशकारिता, राइट, लॉ एंड ऑर्डर। ये दूसरी स्टेज में थे। अब पूछा जा रहा तीसरा बताने के लिए उत्तर रूढ़गत में फिर से 2 हैं, राइट। कौन कौन से 2 हैं? देखो आप अगर यहां देखेंगे तो इसमें पहला है सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और अंतिम कौन सा है आपका? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक नैतिकता है। तो डियर स्टूडेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही पूछा गया आपका। वेरी गुड, सी आंसर सही हो जाएगा। और आपका बहुत बच्चों का उस टेस्ट में सही आंसर था सी। यहां क्लियर हुआ? कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? प्राक रूढ़गत अवस्था, दूसरी कौन सी है? रूढ़िगत अवस्था, और तीसरी उत्तर रूढ़गत अवस्था है, राइट। 3 अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं के 2-2 स्तर हैं। पहली अवस्था जिसे प्राक रूढ़गत कहा गया, इसका टाइम ड्यूरेशन 4 से 10 वर्ष होता है। इसमें पहला स्तर होता है आपका अवॉइड पनिशमेंट, दंड उन्मुखता, और दूसरा कौन सा होता? आत्म केंद्रता, सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसी तरीके से जो दूसरी स्टेज है नैतिक विकास की,
उसे क्या बोला गया, उसे रूढ़गत अवस्था बोला गया, जिसका काल ड्यूरेशन है 10 वर्ष से 13 वर्ष। इसके दो स्तर कौन कौन से होते, गुड बॉय गुड गर्ल होता है, और दूसरा होता है आपका लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर हो रहा। और तीसरी और अंतिम जो अवस्था है उसे उत्तर रूढ़गत अवस्था बोला गया, जिसका काल टाइमिंग 13 वर्ष से प्लस होता है। 13 से 16 भी हो सकता, 13 से 19 भी हो सकता, 13 से 18 भी हो सकता, मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, 13 वर्ष के बाद जो नैतिकता बन जाती है वो अंत तक बनी रहती है, अंतिम है वो। और इस अवस्था के दो स्तर कौन कौन से होते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है। परहैप्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रमित अनुदेशन के विकास का आधार माना जाता है। आपने टीचिंग की क्लास में मेरे में पढ़ा होगा अभिक्रमित अनुदेशन के विकास का आधार किसे माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभिक्रमित अनुदेशन में अहम भूमिका किसकी है, स्किनर महोदय की है। तो स्किनर का कौन सा सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की भूमिका है। आप पिछले लेक्चर देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा। राइट, अभिक्रमित अनुदेशन के विकास में किस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी या किस सिद्धांत को आधार माना जाएगा, स्किनर के सिद्धांत को माना जाएगा। और स्किनर का सिद्धांत आपका कौन सा है, स्किनर का सिद्धांत आपका सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत है। राइट, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान विषय में गणना सूत्रों एवं सिद्धांतों का शिक्षण। लास्ट लेक्चर में यह चीज पढ़ी आपने, टीचिंग लेवल्स। राइट, विज्ञान विषय में गणना सूत्रों एवं सिद्धांतों का शिक्षण डैश पर आधारित डैश पर अधिक प्रभावी रहता है। ऑप्शन ए कह रहा आपका बोध स्तर, बी कह रहा स्मृति स्तर, सी कह रहा योग स्तर, डी कह रहा चिंतनशील स्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शिक्षण के 3 स्तर से संबंधित सवाल है। तो यहां चौथा स्तर तो होने का सवाल नहीं, इसको तो पहले क्रॉस कर दो, क्योंकि अगर पूछा जाता है शिक्षण के कितने स्तर होते हैं तो शिक्षण के सिर्फ और सिर्फ 3 स्तर हैं। पहला कौन सा है आपका स्मृति स्तर है, हर्वर्ट ने दिया है। दूसरा कौन सा है आपका बोध स्तर है, मॉरिसन ने दिया है। और तीसरा कौन सा है आपका चिंतनशील स्तर है, जिसको हंट ने दिया है, मॉरिस पी हंट ने। राइट, तो अब यहां पूछ रहा है विज्ञान विषय में गणना सूत्रों का शिक्षण। डियर स्टूडेंट, बी राइट हो जाएगा स्मृति स्तर पर। जहां कहीं सिद्धांत की बात आएगी, सूत्र, अगर आपको सूत्र बेसिक आप देखेंगे तो सूत्रों को याद करा ही जाता है, और याद करना स्मृति से संबंधित है, इसलिए बी विल बी राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा कि विज्ञान विषय में गणना सूत्रों एवं सिद्धांतों का शिक्षण स्मृति स्तर पर अधिक प्रभावी रहता है, मेमोरी लेवल पर, जिसके प्रतिपादक कौन है, हर्वर्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये आपका। हाँ जी, पूछा जा चुका है ये यूपी टेट में, ये सवाल पूछा जा चुका है, तथ्यात्मक सवाल है ये। शिक्षण स्थान विज्ञान, टीचिंग टोपोलॉजी, ये यहीं से पूछा गया सवाल, टीचिंग टोपोलॉजी के नाम से का सृजन किया था। आपने शायद नहीं सुना होगा इसे। ऑप्शन ए कह रहा मॉरिसन ने, ऑप्शन बी कह रहा पियाजे ने, ऑप्शन सी कह रहा आसुबेल ने, ऑप्शन डी कह रहा ग्रीन ने। टीचिंग टोपोलॉजी का सृजन किया है ग्रीन महोदय ने। राइट, अब होता क्या इसमें, शिक्षण स्थान विज्ञान, एक ऐसा स्थान सिलेक्ट किया जाता है, एक ऐसी जगह सिलेक्ट की जाती है जहां पर टीचिंग अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, शिक्षण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, और वो एरिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है टीचिंग टोपोलॉजी, जिसके प्रवर्तक कौन है, मिस्टर ग्रीन महोदय है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
अनुभव संक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अनुभव संक से संबंधित हैं। अनुभव का एक शंख भी बनाया गया है। शंख का मतलब ऐसे ट्रायंगल टाइप का शंख बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ, कई पार्ट में बांटा गया है। अनुभव शंख भी हम एक लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ए कह रहा एडगर डेल, बी कह रहे ओ एम लीच, सी कह रहा जॉन पी डेसेसो, डी कह रहा जे ग्लेसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुभव शंख से संबंधित है एडगर डेल। एडगर डेल का है अनुभव शंख। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, यह कथन है। अब देखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड ये डेफिनेशन दी गई है और कहा जा रहा है लयात्मक होता है। लयात्मक आप समझिए, लयात्मक होता है, राइट? कभी कम कभी ज्यादा, और यही विकास का एक सिद्धांत भी बन जाता है। विकास चलता तो निरंतर है, लेकिन कि विकास की गति कभी एक समान नहीं होती है, और इसी से रिलेटेड वो एक पॉइंट बनता जाकर आपका स्पाइरल। तो ये परिभाषा किसकी है? विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है, यह कथन ऑप्शन ए टॉमसन का, ऑप्शन बी ब्रेबर का, ऑप्शन सी जरशील्ड का, ऑप्शन डी हरलॉक का। बहुत आसान सा है ये, डी विल बी राइट आंसर, हरलॉक महोदय। हरलॉक महोदय नहीं, मैडम हरलॉक कहिए आप। मैडम हरलॉक का ये स्टेटमेंट है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो जिन बच्चों को अवधारणाओं को समझने की बात आई, अवधारणा कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ये, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पूछा जा रहा, विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, शारीरिक विकास। कॉन्सेप्ट का शारीरिक विकास से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक विकास से भी कोई मतलब नहीं है, संवेगात्मक विकास से भी कोई मतलब नहीं। डी विल बी परफेक्ट, बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। क्लियर हुआ? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से, या बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, या फिर बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है। यह क्वेश्चन भी आपने पहली बार सुना होगा, मुझे जहां तक लगता है। ऑप्शन ए कह रहा है गेट्स, ऑप्शन बी कह रहा C.W. बियर्स, सी कह रहा लेडेल, डी कह रहा एलिस। तो आप ज्यादा समय मत लगाइए इसमें। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को जाता है, राइट? एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर बहुत सारी रिसर्च की है, और इसलिए इनको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है, राइट? तो ये था आपका गूगल टेस्ट 1। गूगल टेस्ट 1 के 10 सवाल जो आए थे, आप एक बार पुनः इनको सीख पाए हैं, और इसी के बाद सीखते हैं गूगल टेस्ट पेपर में, गूगल टेस्ट पेपर 2 में आए हुए सवालों को, क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 को सीरियसली किया गया था, टेस्ट 2 को क्यों किया गया था? क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इस पे आपका लेवल चेक करूंगा, और अब थैंक गॉड बोलूं कि आप लोगों के हाईएस्ट मार्क बहुत कम आए उसमें, 5 से ज्यादा कोई नहीं नंबर पा पाया, और मैंने वो रिजल्ट टेलीग्राम पर डाला भी था, अपने चैनल टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं उन सवालों में ऐसी क्या बात थी। वो 10 सवाल हैं, वो भी यहां क्लियर करेंगे, राइट? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो। चलिए बढ़ते हैं गूगल टेस्ट पेपर 2 का पहला सवाल। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं? स्मृति से रिलेटेड था ये क्वेश्चन।
तो पहली चीज यहां पर क्लियर करें, अगर यह सवाल पूछा जाता है स्मृति के अंग किसने दिए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर होना चाहिए वुडवर्थ। और दूसरा ऑप्शन फिर यहां पर आ रहा कि वुडवर्थ ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं, तो उनको समझ लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा 5, ऑप्शन बी कह रहा 4, ऑप्शन सी कह रहा 3, ऑप्शन डी कह रहा 6। तो डियर स्टूडेंट्स बी विल बी राइट, 4 अंग। पहला कौन कौन सा है? पहला है आपका सीखना, पहला है आपका सीखना, इसे अधिगम करना भी कह सकते हो। ये दूसरा है, सॉरी ये पहला है, और दूसरा कौन सा होगा यहां पर आप सुन लीजिए, दूसरा होगा आपका धारणा, यानी जो आपने अधिगम किया है उसको धारण करना, तो धारणा। और तीसरा कौन सा होता? प्रत्यास्मरण होता, पुनर्स्मरण होता है। और चौथा कौन सा होता? चौथा होता पहचानना। ये 4 हैं स्मृति के अंग, किसने दिए हैं? वुडवर्थ ने दिए हैं। क्लियर हुए? पहला कौन सा? अधिगम अथवा सीखना, दूसरा कौन सा है? धारणा, तीसरा कौन सा है आपका? प्रत्यास्मरण अथवा पुनर्स्मरण, और लास्ट है पहचानना। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है? सीखना, हमने पहले किसी चीज को सीखा है उसे अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित किया, धारण किया है। सी क्या? जब हमको जरूरत लगी धारण करने के बाद हमने उसे क्या किया? धारण करने के बाद मैंने उसे अचेतन में रख लिया है, और जब मुझे जरूरत लगी तब हमने उसे प्रत्यास्मरण किया, पुनः स्मरण किया। और लास्ट वाला है जैसा हमने याद किया था वैसा ही हमने पहचान भी लिया। ये हैं 4 अंग स्मृति के, किसने दिए हैं? वुडवर्थ ने दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरा है आपका क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक कार्य है, ऑप्शन बी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, सी कह रहा स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, डी कह रहा परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे कोहलर को समझ पा रहे हैं, गेस्टाल्ट को समझ पा रहे हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? परिस्थिति के विभिन्न अंगों के प्रत्यक्षीकरण से। यहां एक शब्द बनाइए, गेस्टाल्टवादों का कीवर्ड है, अगर पूछा जाए गेस्टाल्टवादी मुख्य रूप से किस पर बल देते हैं? प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं। तो यहां बिना सोचे समझे आप डी आंसर को चुनेंगे। और जब कभी प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड अधिगम का सवाल पूछा जाता है तब आप कोहलर या फिर मैक्स वर्दीमर या फिर कोफका को चुन सकते हो आप, या फिर गेस्टाल्टवादी आए तो गेस्टाल्टवादी को चुन सकते हैं। अब इनका सीखने का सिद्धांत कौन सा था? सूझ का था। तो सूझ कैसे आएगी? आपके प्रत्यक्षीकरण पर आएगी। अगर आप अच्छे से किसी चीज को देख पाओगे, कॉन्सेप्ट बना पाओगे, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर देखने में गलती होगी तो राइट आंसर आने की संभावना नहीं होगी। तो प्रत्यक्षीकरण बहुत महत्वपूर्ण है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। इस तरीके से क्लियर हुआ कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, बाकी के गलत है। क्लियर हुआ? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के मूल्यों का आंतरिकीकरण, आंतरिकीकरण मतलब धारण होना, फिर समझिए आप इसको, होता है। पहला कह रहा इदम, इदम को क्या बोला गया? आईडी बोला गया था, अगर आपको याद होगा, इदम आईडी इड। दूसरा कौन सा है आपका? ईगो है। और तीसरा कौन सा है आपका? सुपर ईगो है। राइट, सुपर ईगो है। स्क्रीन पर मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, आप सुनिएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो। तो अब सच पूछा जाए इड क्या है? इड में अचेतन इच्छाओं का भंडार ग्रह माना गया, इसलिए इड की परिभाषा या कहिए किससे जोड़कर रखा गया? पाशविक प्रवृत्तियों से जोड़कर रखा गया। और यहां बात चल रही है मानव के संबंध में, व्यक्ति के मूल्यों की बात चल रही है, मोरल वैल्यूज की बात चल रही, तो इद से तो कोई सवाल है नहीं, इदम से हो नहीं सकता। राइट। अब अगर बात की जाए अहम, जो दूसरा मन है, दूसरा व्यक्तित्व है आपका फ्राइड के अनुसार, वो क्या होता? वो मध्यस्थ होता है बेचारा, ना तो इद की तरफ जा पाता, ना
पराहम की तरफ जा सकता है, बीच में डोलता रहता, करें कि नहीं करें। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अहम से भी इसका कोई संबंध नहीं होगा। और आंतरिक मूल्य किस में जाएंगे, सुपर ईगो में जाएंगे। तो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्ति यहां आकर डिसीजन ले लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कोई कहे या ना कहे। मनोविश्लेषण बाद में मैंने पूरी थ्योरी लेक्चर के रूप में डाल रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में उसे समझाया गया है। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के मूल्यों का आंतकीकरण परा अहम में होता है, राइट, सुपर ईगो में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन ए हरलॉक का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी गैसेल का, ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो का। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। फिर से पूछा जा रहा विकास के बारे में, लगातार और धीरे धीरे होने वाली, लगातार भी हो रहा और धीरे धीरे हो रहा, लयात्मक। ए विल बी राइट, हरलॉक का स्टेटमेंट है ये। अब देखेंगे हरलॉक के दो स्टेटमेंट दोनों बदल बदल कर पूछेगा और दोनों विकास से रिलेटेड है। एक पहले गूगल टेस्ट में मैंने दिया था, दूसरे गूगल टेस्ट में भी एक परिभाषा मैंने हरलॉक की दी है। तो क्लियर हुआ ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड एक ऐसा टर्म है, अजीब सा, व्यक्तित्व से रिलेटेड है। साइजॉइड वर्ग में सिंपल सी बात है, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले बालकों को शामिल किया गया है, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर मोटे, स्वस्थ व लंबे वाले होते नहीं, ये शारीरिक हो जाते हैं पर्टिकुलर। दुबले पतले लंबे, ये शारीरिक हो जाते हैं। उपयुक्त में से कोई का सवाल नहीं है। साइजॉइड वो बच्चे जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती, प्रखर होती और जीनियस होते हैं, उनका एक स्पेशल वर्ग है आपका साइजॉइड वर्ग, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। गूगल टेस्ट में भी हो सकता है, इसका आंसर मुझे याद नहीं है, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुई हो, लेकिन आप याद रखना, मुझे बाद में याद आया। यहां क्लियर करते हैं इसको। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, ये तो तय है। बिने साइमन का परीक्षण किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित है, राइट, ये तो क्लियर है बात यहां पर। लेकिन बुद्धि के कौन से कारक मापे जाते हैं? सामान्य बुद्धि मापी जाती है या फिर विशिष्ट बुद्धि मापी जाती है? अभिवृत्ति और इनसे कोई मतलब है नहीं यहां पर, राइट। तो सिंपल सी बात समझिएगा, बिने साइमन, बिने ने बुद्धि का पहला परीक्षण किया था 1905 में, राइट। और बिने का एक कारक सिद्धांत भी है बुद्धि का, जिसमें उन्होंने बुद्धि को अखंड या अविभाज्य इकाई के रूप में माना है, और जो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में हिस्सा ले रही है, चाहे वो सरल हो चाहे जटिल हो, राइट। तो अगर सच पूछा जाए विनय साइमन की, जब यहां पर विनय की बात हो रही थी, अब विनय साइमन की बात करोगे तो विनय साइमन यहां पर इसी बात से रिलेटेड है कि विनय साइमन बी से हैं। विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है विनय साइमन परीक्षण द्वारा। विनय के सहयोगी हैं साइमन, और विनय के बुद्धि परीक्षण में उन्होंने सुधार किया था। तो साइमन से रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है, साइमन से रिलेटेड ये सवाल पूछा जा रहा, यानी विनय के परीक्षण में सुधार के द्वारा जो स्केल तैयार की गई थी वो कौन सी थी? 1908 में, 1908 में, जिसे विनय साइमन परीक्षण कहा जाता है। और इसके द्वारा मापन किसका किया जाता है? इसके द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी अंतर्दर्शन, ऑप्शन सी बहिर्दर्शन, ऑप्शन डी प्रायोगिकरण। डियर स्टूडेंट्स, अगर सच पूछा जाए, मनोविज्ञान के अध्ययन की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, एक अंतर्दर्शन है और एक बहिर्दर्शन है।
अंतरदर्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा, अंतरदर्शन विधि है। अंतरदर्शन किससे संबंधित होती है? अपने भीतर, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसे, भीतर झांका जाता है ये, राइट। और इसके प्रवर्तक कौन है? अंतरदर्शन के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट है, राइट। और बहिर्दर्शन विधि वॉटसन के द्वारा दी गई, जिसमें बाह्य वातावरण या फिर बाह्य व्यवहार को चेक किया जाता है। तो मनोविज्ञान के अध्ययन की दो विधियां हैं, जिसमें सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ कौन सी है, जिसमें एक बार एक व्यक्ति का चुनाव होता, वो अंतरदर्शन है, इंट्रोस्पेक्शन है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, सीटेट का सवाल है। ऑप्शन ए सभी अंग, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी मस्तिष्क एवं मेरुदंड। डियर स्टूडेंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों शामिल होते हैं, राइट। क्लियर हुआ? क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट है हमारा, सच पूछा जाए, वो किस पर टिका हुआ है? मस्तिष्क और मेरुदंड के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी बेंडूरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप चुनाव करेंगे ऑप्शंस का, सही विकल्प चुनिए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए फ्राइड, कोहलर, बेंडूरा में भी आप यहां गलती कर सकते हैं मनोविश्लेषण के नाम से। तो आपको बता दूं, मनोविश्लेषण नहीं पूछा जा रहा, इसलिए फ्राइड होंगे नहीं। कोहलर अंतर्दृष्टि से संबंधित थे और वेंडूरा आपके सामाजिक अधिगम से संबंधित हैं। तो यहां सामाजिक अधिगम भी नहीं पूछा गया, यहां विकास पूछा जा रहा और सामाजिक भी नहीं पूछा जा रहा, मनोसामाजिक पूछा जा रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सच पूछा जाए तो फिर एरिक्सन। एरिक्सन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है और वो ऑप्शन यहां है नहीं, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खेल द्वारा शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देने का श्रेय जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपने, ये सारे बच्चों ने टेस्ट में गलत किया है, आप सबने फ्रॉबेल चुना हुआ है, यहां पर फ्रॉबेल गलत होगा, आप याद रखिएगा। खेल द्वारा, प्लेवे मेथड द्वारा शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देने का श्रेय किसको जाता है? डियर स्टूडेंट्स, कॉल्डवेल कुक को जाएगा, फ्रॉबेल को नहीं जाएगा। जब इस तरीके का सवाल बने कि खेल द्वारा शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देने का श्रेय किसे जाएगा, तो कॉल्डवेल कुक को जाएगा, फ्रॉबेल को नहीं जाएगा। फ्रॉबेल पर्टिकुलर नोन है खेल प्रणाली से संबंधित, लेकिन कॉल्डवेल कुक ने छोटी से लेकर बड़ी कक्षाओं में भी खेल पैटर्न पर एजुकेशन देने की बात कही थी, इसलिए भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे गूगल टेस्ट 2 के 10 सवाल। ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपके 10 महत्वपूर्ण सवालों को, यूं कहिए 10 नहीं 11 महत्वपूर्ण सवालों को मैंने शामिल किया है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और इसी तरीके से मुझे जब जब समय मिलेगा तो मैं किसी लेक्चर के साथ आपके सवालों को शामिल करते हुए आपकी समस्याओं का निराकरण करता रहूँगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।